short comment on Pegasus, sir. Government is that allegations have made. Rahul sir, let me go inside Parliament right now. We'll discuss. My view is that this Pegasus issue is of a major national seriousness because we're looking at something which apparently the software can only be purchased by governments, and clearly our own government has said they have not done anything unauthorized, but hacking is illegal in our laws. So whether it was authorized or not, if it was done, it was illegal. If it was not done by our government, then only a foreign government could have done it. That's a national security issue. But my view is that an inquiry must be done. We cannot just brush it under the carpet. निजता के सवाल पर अगर किया जाए राइट टू प्राइवेसी, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बेडरूम में कौन क्या कर रहा है, सरकार अगर ये देखने लग जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ बचा ही नहीं। तो वो नहीं लगता कि ये सरकार को इसमें उत्तर देना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं। सुनने में आ रहा है कि जर्नलिस्ट का है, इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ जुडिशरी के लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिशियन लोग भी हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी के कई मंत्री भी हैं, आरएसएस के लोग हैं। लेकिन इस तरह का काम, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, क्लोनिंग कराना फ़ोन का, इस तरह की बातें तो बहुत ही खतरनाक है। देश तो कहाँ ले जा रहे हैं ये सरकार, समझ में नहीं आ रहा। स्नूपिंग के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है, जो आप सबके पास उपलब्ध है। धन्यवाद। ये तो बहुत फालतू चीज है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है। Honorable Speaker sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बड़ा सवाल ये है कि स्नूपिंग लगातार पहले भी चर्चा में रही है। वर्षों पहले से इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में किस तरीके से शुरू हुआ, ये सब हम सबको पता है। लेकिन इस बार ये जो कहानी है, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि एक विदेशी कंपनी जो कि इजरायली कंपनी है, उसको किसने ठेका दिया कि भारत के पत्रकारों, नेताओं, विपक्ष में बैठे लोगों, खुद सरकार में शामिल मंत्रियों और जो जुडिशरी में शामिल लोग हैं, उनकी जासूसी की जाए, उनके फ़ोन पर कुछ ऐसा भेजा जाए ताकि उनका फ़ोन लगातार नज़र में रहे। वो क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, किसका ईमेल देख रहे हैं, उनके ऊपर किसका मैसेज आ रहा है, ये तमाम चीज़ें एक किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को पता चल रही थी। ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। इन इल्ज़ामों के बाद सरकार ने अपनी सफाई भी दी है। सरकार का कहना है कि इस बात में कोई तथ्य ही नहीं है। हालांकि आपको एक क्रोनोलॉजी और समझनी पड़ेगी। एनएसओ ने पहले बयान दिया, ये वो कंपनी जिसके ऊपर पेगासस स्पाईवेयर बनाने का इल्ज़ाम है और जिसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो सरकारों को बेचती है, और इसका इस्तेमाल वैसे जब बेचा जाता है तब आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मद्देनज़र करने की बात कही जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या इन्हीं मकसदों के लिए हो रहा है या किसी और मकसद के लिए हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ प्रशांत माली हैं, जो हमें ये समझाएंगे कि अब से थोड़ी देर पहले सरकार ने अगर ये कहा है कि पेगासस से अगर आपके ऊपर नज़र रखी पेगासस अगर किसी के मोबाइल में है तो वो नज़र रखने के बराबर ही नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले ही संसद में ये बयान दिया गया है। हमारे साथ रोहिणी सिंह हैं, जो पत्रकार हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में मैं उन्हें एक पीड़ित भी मानता हूं, क्योंकि वो एक उनका भी फ़ोन कंप्रोमाइज़ किया गया था। प्रेम शंकर जी भी हैं, उनसे मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, प्रेम शंकर जी झा से, कि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र के लिए अगर पत्रकार क्या इतना बड़ा खतरा हो सकते हैं कि हम विदेशी एजेंसियों से उनकी जांच करवाने के लिए इस तरीके के सॉफ्टवेयर खरीदें, और खरीदें तो किसके पैसे से ये सब कुछ किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले मैं प्रशांत माली के पास आता हूं। प्रशांत, थोड़ी देर पहले देश के आईटी मंत्री ने संसद में खड़े होकर ये कहा है कि कोई बेसिस ही नहीं है, अगर आपके मोबाइल में या रोहिणी के मोबाइल में ये पहुंच जाता है, ये पेगासस स्पाईवेयर चला गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सर्विलेंस का आधार नहीं है। आप पहले मुझे बताइए कि ये सर्विलेंस का आधार है या नहीं है? डेफिनेटली ये सर्वेलेंस का आधार है। ये एक जो प्राइवेट सिटीजन है उसके प्राइवेट मोबाइल का अनऑथराइज्ड एक्सेस है, और जो
साइबर कानून यानी कि जो हमारा आईटी एक्ट है उसके हिसाब से भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है इसके, और ये साइबर क्राइम भी माना जा सकता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये किसी के जो निजता का हनन नहीं करता। ये डेफिनेटली आपकी गोपनीयता का और निजता का हनन करता है। और जो ये ऐसा जिसके परमिशन के बिना करता है, जिसका हैंडसेट है उसके परमिशन के बिना करता है, तो उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस ही मानेंगे। बिल्कुल अनऑथराइज्ड एक्सेस मानेंगे। रोहिणी हमारे साथ है। रोहिणी, आपको ये कब पता चला कि आपके फोन में इस तरीके से स्पाईवेयर है, और कहीं आपको कुछ अंदेशा था कि सरकार आपके बारे में क्या जानना चाहती है, आप ऐसा क्या करती हैं जिसके बारे में सरकार को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नजर रखने की जरूरत है? देखिए, ये बात मुझे 2-3 महीने पहले ही बताई गई थी, जब फोरबिडन स्टोरीज से वायर को बताया गया कि ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें हम सबके नंबर्स हैं। तो ये बात मुझे 2-3 महीने से पता थी। अब सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचा जाता है। ये एनएसओ जो कंपनी है जिसने पेगासस को बनाया है, ये बोला है। ये मुझे नहीं पता। ये सरकार को खुद क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अगर सरकार ने करा है तो क्यों करा है, ऑन व्हाट बेसिस। मैं पत्रकारिता करती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करती हूँ। मुझे बताया गया कि मेरे फोन में ये स्पाईवेयर तब डाला गया जब मैंने जय शाह, अमित शाह के जो बेटे, उन पे स्टोरी करी थी, और निकल मर्चेंट पे स्टोरी करी थी, जो एक बिजनेसमैन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। और जब मैं पीयूष गोयल के ऊपर रिसर्च कर रही थी, स्टोरी करने वाली थी, उसके पहले ही ये स्पाईवेयर डाला गया था। तो इट वाज अराउंड दैट टाइम। अब सरकार क्यों जानना चाहती थी कि मैं स्टोरीज क्यों कर रही हूँ, क्या रीजन है, अब ये तो सिर्फ सरकार ही एक्सप्लेनेशन इस बात का दे सकती है। बिल्कुल। मैं प्रेम शंकर झा जी के पास बाद में जाऊंगा। इसके पहले मैं एक भीमा कोरेगांव वाले केस का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। प्रशांत, उसमें एक इल्जाम लगा है कि अगर कि किसी के मोबाइल पर कोई चीजें डाली भी जा सकती हैं। अगर हम रोहिणी सिंह के मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बाहर पर बैठ के, तो क्या ऐसा भी संभव है कि रोहिणी के मोबाइल पे कुछ ऐसा भेजा जाए जिससे हम उन्हें ये साबित कर पाएं कि वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हैं, अगर करना चाहें तो? क्योंकि ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि यहाँ भीमा कोरेगांव जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे एक केस चला है जिसमें लगातार जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनके कंप्यूटर पे और उनके फ़ोन पर बहुत सारी ऐसी सामग्री भेजी गई है जो उनसे कभी भी जुड़ी हुई नहीं थी। मैं ये स्पाईवेयर के सिलसिले में आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या अब तकनीक के जरिए ये सब कुछ किया जा सकता है? स्पाईवेयर जो होता है वो आपकी खुली नजरों को नहीं दिखेगा, लेकिन फोरेंसिक्स अगर आपके डिवाइस का होता है तो डेफिनेटली वो दिखेगा। और अगर वो जब दिखता है, मतलब आपके साथ में ये अनऑथराइज्ड एक्सेस वाला क्राइम हुआ है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी पत्रकार है हमारे जिनके मोबाइल अनऑथराइज्ड एक्सेस हुए हैं, वो किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करें। एफआईआर करने के बाद में फिर पुलिस का जिम्मा बन जाएगा कि यही मोबाइल लेके फोरेंसिक्स करके देखे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और वो एक कागज पे आ जाएगा, चार्जशीट में आ जाएगा कि किसने किया क्या किया। ये एक इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक बन जाएगा। और मुझे लगता है इससे भी काफी दूध का दूध पानी का पानी, कहाँ से एक्सेस हुआ, क्या आईपी एड्रेस इंडियन थे या बाहर से कोई कर रहा था, या गवर्नमेंट के कोई आईपी एड्रेस निकल के आ रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के आईपी एड्रेसेस निकल के आ रहे हैं, उनके एजेंसीज के निकल के आ रहे हैं, ये सारा पता चल जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ पता चला है कि इनके इस पे पेगासस नाम के जो सॉफ्टवेयर जो एक्सेस करता है, उसके जो लॉग्स बनते हैं, आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, वो लॉग्स जो बनते हैं वो कुछ फाइल्स में रखा जाता है। वो फाइल डिलीट हो चुकी थी, वो फोरेंसिक्स में उन्होंने ढूंढ निकाला है। तो उस फाइल से पता चल रहा है कि शायद इसमें ये पेगासस जैसे जो स्पाईवेयर है वो इंस्टॉल किया गया था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसने किया था। अगर उसे ढूंढना है तो हमें कानूनन प्रतिक्रिया से जाना होगा, और ये जा भी सकते हैं बिकॉज ये कॉग्निजेबल क्राइम है। तो ये जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं अगेंस्ट नोबडी, और जो वो जानते नहीं है, और फिर पुलिस का काम है उसे इन्वेस्टिगेट करना। नहीं, लेकिन देखिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एनएसओ ने पहले ही एक इंटरव्यू दे दिया है एएनआई को, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि ये सब उनको बदनाम करने की साजिश है, और उसके तुरंत बाद संसद में भी जो कुछ हुआ है उसको हमें उस क्रोनोलॉजी में ही देखना पड़ेगा। हमारे साथ प्रेम शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम शंकर जी, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र में
वैसे सरकारें सर्विलेंस करती हैं, हम सबको पता है। लेकिन इस बार ये जो सर्विलेंस है, ये सर्विलेंस और बाकी के जो अब तक सर्विलेंस हो रहे थे, उनमें कुछ आपको बुनियादी फर्क नजर आता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक किस्म के पत्रकारों के ऊपर ज्यादा नजर रखी जा रही है और उनके स्पाईवेयर उनके पास ही भेजे जा रहे हैं? देखिए, एंटी टेररिज्म के लिए सब मुल्कों में और जनरल इंटेलिजेंस, एस्पियोनाज, इसमें सब लोग स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे जो हमें जो अभी जो पता लगा है इस रेवलेशन से, कि हम आम सिविल सोसाइटी के लोगों पे ये स्पाइंग हो रहा है, और ये अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग बात है। ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए किया जा रहा है। अभी आप देखिए, भीमा कोरेगांव के बारे में आपने बात किया था, उसमें लोगों के कंप्यूटर में मैसेजेस डाले गए हैं जो कि उन्होंने कभी भेजा ही नहीं था, और जो कि इन्होंने कभी देखा भी नहीं। माने अंदर में छिपे हुए मैसेज हैं जो कि आप बाद में कंप्यूटर को निकाल के कह सकते हैं कि ये मैसेजेस हैं। तो अगर रोना विल्सन या कोई गौतम नौलखा या ऐसे कोई जो है, वो कहे कि हमने तो कभी भेजा नहीं है, हमने देखा तक नहीं है, तो वो कहेगी देखिए आपके कंप्यूटर में है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये अभी तक मोबाइल में ये कर पाए हैं कि नहीं, कि इंसर्शन कर पाए कि नहीं। वो जाके अंदर घुस के देख रहे हैं किससे बातचीत हो रही, क्या उन्होंने व्हाट्सएप का जो है इंक्रिप्शन को मालूम पड़ता है, उन्होंने तोड़ दिया है। अब उससे वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। अब आप तो जानते हैं पिछले 7 साल हो गए भाजपा के, जर्नलिस्ट पे कितना जोर पड़ा है, कितने नए लॉज बनाए गए हैं दिल्ली में और यूपी में। यूनाइटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को बदला गया है। इसके बेसिस पे इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को और सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स को सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है कि जबकि जैसे मेरे जैसे आदमी को या किसी भी हिंदुस्तानी पत्रकार को का नाम अगर इसमें निकले, तो इसका मतलब है कि आप इनको पकड़ के किसी न किसी तरह जेल में डालना चाहते हैं और इनकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी पे हमला है। इससे बिल्कुल ये बात इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल इंडिया का में हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्नूपिंग हो रही है, किस तरीके से पत्रकारों के 40, अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 40 पत्रकारों के मोबाइल में स्पाईवेयर थे, जिनकी जांच एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा की जा रही है। और इसको लेकर पूरी दुनिया के बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपस में हाथ मिलाकर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रोहिणी विक्टिम भी हैं और पत्रकार भी हैं जिनका फ़ोन एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उनके फ़ोन पर स्पाईवेयर मिला। रोहिणी, क्या जो सवाल मैंने प्रेम शंकर झा जी से पूछा था कि एक पैटर्न है उन पत्रकार, ये जो 40 नाम है, इसमें आपको कोई पैटर्न नज़र आता है? दूसरा सवाल ये है मेरा कि आपने संसद में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं सरकार की तरफ से खास करके, उनको भी सुना होगा, तो उनके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी देखिए, ज़्यादातर जो हैकिंग्स हुई हैं वो उन पत्रकारों की हुई हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जिन्होंने बहुत ही अनकंफर्टेबल स्टोरीज करी हैं। तो यस, देयर इज अ पैटर्न। हाँ, 2-3 ऐसे भी पत्रकार हैं जिनको जो परसेप्शन है कि सरकार के बहुत करीबी है, तो उनकी भी फोन की हैकिंग शायद हुई थी। आई मीन उनके नंबर्स उस लिस्ट में है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ पैटर्न कि उस पैटर्न में सरकार ज्यादा उन लोगों को सर्वेलेंस में रख रही है जो सरकार के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो वो पैटर्न तो बहुत ही ऑब्वियस है टू एवरीबॉडी, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, जैसे कल वायर की स्टोरी ने भी लिखा था कि इसमें ऑपोजिशन लीडर्स हैं, बोला जाता है कि एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं।
तो ये ऑल दिस वी विल गेट टू नो नेम्स, कौन था कौन नहीं, उद्योगपति हैं इन द नेक्स्ट 2-3 डेज जब और स्टोरीज आएंगी इस विषय को लेके। पार्लियामेंट में मैंने बस अभी 2-3 स्टेटमेंट्स ही देखे थे, जो नए आईटी मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट्स, और उनका ये बोलना है कि दिस वाज डन टू इट वाज मिसचिफ, कि ये जो पार्लियामेंट सेशन है उसको डीरेल करने के लिए। देखिए ये स्टोरी वायर ने सिर्फ वायर ने नहीं करी है, दिस इज अ स्टोरी दैट्स बीन डन बाय 16 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वॉशिंगटन पोस्ट, लमॉन्ट, गार्डियन, सब ने ये स्टोरी करी है। तो पूरा देश तो पूरा वर्ल्ड तो कंस्पायर नहीं करा है कि इंडिया का पार्लियामेंट सेशन डीरेल करने के लिए। और मैं हमेशा मैंने एक और पैटर्न जरूर नोटिस करा है कि सरकार अपनी गंभीर से गंभीर विफलताएं ना ये फॉरेन हैंड, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी दिखा के या विपक्ष की साजिश दिखा के उसको खारिज करना चाहती है, और हमेशा करने की कोशिश करी है, तो वो इस बार भी हो रहा है। सो लेट अस सी, लेकिन आई थिंक इस पे एक इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए। एलिगेशंस बहुत ही सीरियस है एंड इट इज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी रेप्यूटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल। और ये जो स्थायी समिति है संसद की, उसके जिम्मा भी है कि वो इस मामले में जाएं। क्या रोहिणी, पत्रकारों के बीच में क्या ये एक राय बन रही है कि वो खुद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, या फिर स्टैंडिंग कमेटी जैसे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास जाकर बताएं कि देखिए किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है, उनके साथ दखलंदाजी की जा रही है, उनकी निजता का हनन किया जा रहा है। क्या आप लोगों के बीच में ऐसी कोई एक राय बन रही है? देखिए हम लोग अभी मेरी कुछ 2-3 लोगों से बात हुई थी, वी वांट टू वेट फॉर 1 or 2 days। हम देखना चाहते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार का मानना है कि और बोलना है कि ये गलत है और ऐसी कोई हैकिंग नहीं हुई थी, लेकिन फोरेंसिक एनालिसिस जो कुछ फोन्स में हुए हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि ऐसी हैकिंग हुई थी। तो अगर भारत सरकार ने नहीं करी तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि किसने करी, बिकॉज एज आई सेड पेगासस कैन ओनली बी सोल्ड टू गवर्नमेंट वेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या किसी फॉरेन कंट्री ने करा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन जाता है। आपने जैसे बोला निजता, राइट टू प्राइवेसी, ये एक सिर्फ पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों का ही नहीं, ये भारत के हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान से मिलता है। और जब उसी संविधान के संरक्षक इस संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तो ऑब्वियसली इससे हम सबको बहुत ही चिंता होगी। तो अभी देखना पड़ेगा कि 2-3 दिन में कि सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, या कोर्ट क्या अपने आप सुमोटो एक्शन लेता है, और उसके बाद और इसके आने वाले जो भी एपिसोड्स हैं उनमें किन किन के नाम आ रहे हैं, क्योंकि सरकारें कई बार शायद नाम आने के बाद प्रतिक्रियाएं ज्यादा देती है। प्रेम शंकर जी, आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार का एक स्टैंड ये है कि उनकी नाक कट रही है, यानी कि लोग भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। एक तो सरकार ने ये ढाल ले रखी है, दूसरा सरकार ने ये ढाल, जो सरकार का जो बड़ा सवाल उठता है कि किस खाते से ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि अगर ये पेगासस के लिए पैसा खर्च किया गया है और रोहिणी पे पैसा खर्च किया जा रहा है कि वो उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं, वो किससे बात करती हैं, अगर ये सब जांचने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है तो वो किस खाते से जा रहा है, और इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है अगर कोई भी एजेंसी इस पैसे का इस्तेमाल करके भारत के पत्रकारों या किसी की भी निजता का उल्लंघन कर रही है। देखिए, ये पैसे के बारे जो आपने बात किया है पहले, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अब हमें ये कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने पीएम केयर्स का देखा क्या हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने उसको निकाल ही दिया, पीएम केयर्स को, और उसमें आज तक किसी को पता नहीं है कितने पैसे गए हैं। 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि एक रिपोर्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि 3000 करोड़ तक गए होंगे, पर एक और भी रिपोर्ट उसके पहले आई थी कि पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। बात यह है कि अगर एक आपका अनअकाउंटेबल फंड लीगली बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, हम कैसे पता लगाएंगे? ये इसमें गया होगा, जा सकता है, किसी और चीज में जा सकता है, बहुत सी चीजों में जा सकता है, पर एक बात है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से बाहर होगा। ये तानाशाही है, ये सीधी बात है।
और दूसरा है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग इसको डिफेम कर रहे हैं। लेकिन प्रेम शंकर जी, क्या ये ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी सरकारें ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, वो भी नज़र रखती थी आप विपक्ष के नेताओं पर? क्या ये एकदम से इतना नया है जिसको लेकर हम तानाशाही जैसे शब्द का इस्तेमाल करें? मैं किसी व्यक्ति विशेष के मामले में नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सरकारों, ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य हो सकता है कि सरकारें ऐसे व्यवहार करती हैं? देखिए, अगर आप देश को बचाने के लिए आप कुछ एस्पियोनाज करें, स्पाइंग करें या इस तरीके की आईटी असिस्टेड एस्पियोनाज करें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो करना पड़ता है। हालांकि इसमें भी आप हद से बाहर जा सकते हैं, पर ये सब लोग समझते हैं और सब, जैसे आपने पहले ही कहा, सब मुल्क के गवर्नमेंट्स करते हैं। पर जब अपनी सोसाइटी में लोगों पर आप ये चलाना शुरू करते हैं, तब ये अलग बात हो जाती है, क्योंकि उनको आप इस बेसिस पे जेल में डालना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिस्ट, कैसे लोग हैं इन 300 लोगों में। मिनिस्टर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और जजेस हैं, और ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादातर जर्नलिस्ट ही हैं। आप सिर्फ एक ही इसका काम यही है, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को रोकना, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्कुल अपना कुछ कर नहीं पा रही है। सोच रही कि इसका जो पकड़ जो है सोसाइटी पे ये छूटा जा रहा है, और इसीलिए ये कर रहे हैं। और मैं एक आखिरी चीज कहना चाहता हूँ। अब यूएसए में विकीलीक्स हुआ था, 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे वहां पे। उन्होंने बहुत बुरी तरह दुर्व्यवहार किया है असांज के साथ, और एडवर्ड स्नोडेन को अगर पकड़ेंगे तो खत्म ही कर देंगे शायद। पर बात, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये सब झूठ है। माने कि यहाँ पे 16 दुनिया के सबसे मशहूर अखबार हैं, और दो मेजर एनजीओज बाहर दुनिया के, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये फ्रेंच कंपनी, इन्होंने ये सब इकट्ठा किया है। तो आप ये तो कहिए कि हम इस कारण कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप कुछ समझाइए ना अपने गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, कि हम आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक, माफ कीजिए, लास्ट सेंटेंस, जिन लोगों को, इनको जो ग्रुप जो है मिनिस्टर्स, जजेस, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ये इसको इन्होंने एक तरीके से अत्याचार बना दिया है, अगेंस्ट द लॉ बना दिया है। बिल्कुल। मैं जितेंद्र जैन जी को भी ला रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और रोहिणी से भी एक सवाल है मेरा। जितेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या कभी भी सरकार अगर चाहे तो हम ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि दरअसल ऐसी कोई स्नूपिंग हुई है, क्योंकि ये सब तो एक पैरेलल नेटवर्क में या एक समानांतर व्यवस्था में हो रहा है, और बहुत मुमकिन है कि सरकार अपने जितना भी जोर है, या सरकार के पास जो बड़े यंत्रणा है, उसके जरिए कभी स्वतंत्र तौर पर यह साबित ही न किया जा सके कि रोहिणी या बाकी के जितने भी पत्रकार हैं, 40 पत्रकार, उनके फोन या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो मंत्री हैं, उनके फोन कभी कंप्रोमाइज हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो चीजों को तो हमें मान लेना चाहिए कि विश्व में जितने भी देश हैं, चाहे लोकतंत्र हो चाहे तानाशाही हो, वहां पे हर देश के अंदर ये व्यवस्था है कि वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो स्नूपिंग और सर्वेलेंस तो करेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्टेट, मगर दैट सर्वेलेंस हैज टू बी ऑथराइज्ड, इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल, इट हैज टू बी लीगल, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय समवन, डॉक्यूमेंटेड, रीजंस होने चाहिए। तो अगर ये पेगासस मान लीजिए अगर भारत की सरकार ने खरीदा है, तो सरकार के द्वारा अगर जासूसी करी गई होगी तो ये डॉक्यूमेंटेड होगी, उसको होम सेक्रेटरी ने अप्रूव किया होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर अप्रूव किया होगा, और रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहेंगे। तो वो मुझे लगता है कि एक सरकारी एजेंसी इतने बड़े लेवल पे अनऑथराइज इलीगल स्नूपिंग करेगी, इसकी संभावना कम है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो कि ये एनएसओ के ग्रुप ने कहा कि हम तो अपने मैलवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, तो ये भारत की सरकार के अलावा अन्य राज्यों की सरकार हो सकती है, आप देखिए अन्य एजेंसियां हो सकती हैं, विदेशों की सरकारें हो सकती हैं, ये प्राइवेट प्लेयर भी हो सकते हैं।
क्योंकि हम ये बात सिर्फ एनएसओ के स्टेटमेंट से मान रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। एनएसओ तो ये भी कहता है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ऊपर हमारे टूल से स्नूपिंग नहीं होती, पर ये कोरा झूठ है। पत्रकारों को निशाना बनाया गया है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को निशाना बनाया गया है। तो एनएसओ का मात्र ये कह देना कि हम सरकारों को ही बेचते हैं, मुझे लगता है ये पूरा सत्य नहीं है। हो सकता है इन्होंने एक प्राइवेट ऑपरेटर को भी बेचा हो, और हो सकता है भारत के अंदर ही कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट ऑपरेटर, कोई राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो, अपोजिशन में हो, दूसरे राज्य का हो, कोई ना कोई, मुझे लगता है यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं और वो अनऑथोराइज्ड, एक तरह से अनअकाउंटेड सर्विलेंस चल रहा है। इसलिए बहुत जरूरत है कि सरकार ने अगर ये नहीं किया, अगर मान लीजिए उनकी बात हम मान लेते हैं कि सरकार ने, संभावना कम है कि प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी पूरी सरकार रोग होगी, ऐसा नहीं है, पर अगर कोई ना कोई तो कर रहा है, इस बात की तो ये तो बड़ा साफ है, तो उसकी जांच करके ये पता चलाना चाहिए किया किसने। क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट देख के समझ में आ रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट का बेसिस है कि ये सरकार ने करवाया, वो मात्र एनएसओ का स्टेटमेंट है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। मुझे लगता है अगर आप एनएसओ की सारी बातों पर विश्वास करेंगे तो फिर उनके हिसाब से ह्यूमन राइट का अब्यूज भी नहीं होता। तो मुझे लगता है एनएसओ ये सच नहीं बोलेगा, अगर प्राइवेट को प्लेयर बेचा भी है तो वो नहीं बताएंगे। इसलिए जरूरी है कि यहाँ सरकार के अलावा अन्य प्लेयर भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी, राज्य सरकारें भी। इसीलिए मुझे जो है क्रोनोलॉजी शब्द बहुत प्रिय है, क्योंकि एनएसओ ने पहले अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद संसद में बयान भी आया। रोहिणी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो एक बात समानांतर सरकार की चलती है कि एक तो वो सब कुछ है जो सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि हम सबको पता है कि जो अकाउंटेड होगा, जिसके बारे में जितिन कह रहे हैं कि वो अकाउंटेड है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड होंगी और जिनके बारे में हमें कभी भी, क्योंकि जिसकी लिखत पढ़त कहीं पे भी नहीं होगी, जिसका कोई अकाउंट नहीं होगा, अगर ये तमाम चीज़ें उस स्पेस में चल रही हैं, तो क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि इसकी जांच कभी मुकम्मल हो भी पाएगी? क्योंकि ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम बन के रह जाएगा, सरकार हाथ खड़े कर देगी कि हमने अपनी जांच की, हमारी किसी एजेंसी ने ऐसी कोई बात पेगासस खरीदने की बात कही नहीं है। देखिए, पहले तो सरकार को बहुत क्लियरली बताना चाहिए कि पेगासस का सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। आज भी मैंने स्टेटमेंट देखा है, वो बार बार यही बोल रहे हैं कि कोई भी इलीगल सर्वेलेंस नहीं हुआ है, जो सही बात है। सरकार इलीगल सर्वेलेंस नहीं सरकारों को नहीं करना चाहिए, और वो एडमिट भी नहीं कर पाएंगे कि उनका सर्वेलेंस कभी भी इलीगल रहा है, और सर्वेलेंस यूजुअली लीगल ही होता है। तो ये ऑथराइज था, नहीं ऑथराइज था, तो दीज आर फर्स्ट थिंग्स कि जो सरकार को पहले क्लैरिफाई करना चाहिए बहुत क्लियरली कि पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, और अगर नहीं खरीदा तो फिर ये सर्वेलेंस कैसे हुआ, इज इट अ फॉरेन कंट्री, या जैसे वो बोल रहे थे कि किसी प्राइवेट एजेंसी को क्या एनएसओ ने बेचा है। अच्छा, ये कौन हो सकता है? ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है, ये ऑर्डिनरी पीपल, आपको मैं तो खरीद नहीं सकते, ये तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगते इसको खरीदने के लिए, तो कोई बहुत ही बड़ा प्राइवेट पार्टी हो सकता है, वेरी बिग बिजनेसमैन। तो ये सब चीजें आर अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशंस विल थ्रो अप कि किसने सर्वेलेंस करवाया, किसने ऑथराइज करवाया, ये ऑथराइज था, नहीं ऑथराइज था, और ऑथराइज था ऑन व्हाट बेसिस। बिकॉज जहां तक मैं समझती हूँ, कुछ साल पहले भी एक कंट्रोवर्सी फोन टैपिंग की हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस भी आई थी कि किसके फोन टैप हो सकते हैं, होम सेक्रेटरी हैज टू अप्रूव। तो एक पूरा प्रोसीजर है, और वाज दैट प्रोसीजर फॉलोड जब ऑथराइजेशन मिल रहा था। तो ये सब चीजें तो एक इंक्वायरी विल ओनली थ्रो अप, और जैसे लेकिन आपने बोला है कि डिनाई कर देंगे तो क्या हो सकता है, विच इज व्हाई आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग सब डिमांड करें कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए इस इशू पर। जी बिल्कुल, और उसमें आप ये ज़रूर कहिएगा कि एनवेलप बंद, यानी कि लिफाफा बंद इंक्वायरी के जो रिजल्ट हैं वो ना आए, उनसे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को डर लगता है। प्रशांत जी, आखिरी आपसे प्रतिक्रिया वो ये कि क्या किन किन चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है, छोटे में अगर हमें आप बता पाएं, क्योंकि हम सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा डर सिर्फ किसी रोहिणी को, किसी वेणु को, या किसी सिद्धार्थ वरदराजन को, या किसी और जर्नलिस्ट को अकेले नहीं होगा। सरकारें अगर पत्रकारों तक आई हैं तो जाहिर सी बात है कहीं और तक भी जा सकती हैं। तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम मोबाइल को देखें? तब मैं एक जनरल सावधानता जो बताना चाहूंगा वो है, कुछ 700 डोमेन्स, सब डोमेन्स का पता चला है इस रिपोर्ट में। सरकार ये भी कर सकती है इमीडिएटली कि ये 700 डोमेन्स को आईएसपी लेवल पे ब्लॉक कर दे। इससे क्या होगा कि जिनके मोबाइल अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है या अभी भी उसी जो लूप होल है उसको एक्सप्लॉइट करके देखा जा रहा है,
उससे फिर वो डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। पहली ये बात जो सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात, हम और आप क्या कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और आप मेरे मोबाइल पे है वो अपडेटेड रहे आज तक। और जो ये सेंसिटिव काम करने वाले लोग हैं, जैसे लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, पत्रकार हैं, इनको कभी भी ऐसा फोन और ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हो वो नहीं यूज करनी चाहिए जो आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो अपडेटेड कॉन्स्टेंटली अपडेट ना हो। मतलब ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू देयर बिजनेस होना चाहिए उनको। और हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि क्या उनके फोन का डेटा जो है वो ज्यादा यूसेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जो बेसिक हाइजीन अगर हम करते चले हमारे मोबाइल का तो काफी पता चल जाएगा। और हो सके तो मैं सबको बताता हूँ, ये बड़ा कॉमन सा चीज है कि अपना अगला पिछला जो मोबाइल फोन का कैमरा है उसको अगर आप स्टिकर लगा के रखें, मतलब अगला कैमरा जो है उसको स्टिकर लगा के रखें, तो काफी सारा आपका जो कैमरा बेस्ड जो डेटा लीक हो जाता है वो आप उससे बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशांत बता रहे थे कि क्या सावधानी की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, प्रेम शंकर जी आपका, रोनी आपका, आप सभी लोग जुड़े। और पत्रकारों की जासूसी पर बवाल है, सरकार ने वैसे ही हाथ खड़े कर दिए हैं संसद के अंदर, कह दिया है कि इसमें अभी कोई सच नहीं है और एक सनसनी फैलाने की कोशिश है।